हॉट इशू भारत की नाकामी मजीद जंग का पेशखैमा पूरी दुनिया में एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो इस जंग में शिकस्त हुई है उसके बाद मोदी की हुकूमत जिसके भी 4 साल बाकी हैं वो इसको कैसे हज़म कर पाएगी और अगले 4 साल तो बहुत लंबा अरसा है। कुछ अरसे बाद क्या पाकिस्तान इंडिया में मज़ीद जंग के खदशात हैं और अगर इस खत्े में ये क्या या फिर इस खत्े में न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि जब भी कोई वाक़या होगा दहशत गर्दी का तो दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुँच जाएंगे। हमें ज्वाइन किया है आकिल शाह साहब ने, माहिर हैं अमूर बराए जनूबी एशिया और एसोसिएट प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में। आकिल शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफसर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है फॉरेन अफेयर्स में, द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड अभी तो हम इस जंग के माहौल से नहीं निकले, आपने लिख दिया है द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्लीज फेलियर टू डिटर इस्लामाबाद विल फ्यूल फ्यूचर वायलेंस। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये ख़तरा हकीकी है और सिर्फ आप ही ने इस पर रोशनी नहीं डाली, और लोग भी और न्यूज़पेपर्स भी और जरीदे भी इस पर बात कर रहे हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान और इंडिया दोनों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस खत्ते में ज़ाहिर है इकोनॉमिकली हम सबसे पीछे दुनिया में रह गए हैं, आगे बढ़ने के लिए अमन की तरफ जाने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में जो आपने अपने आर्टिकल में मीडिया का जिक्र किया है, इंडियन मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा नफरत और जहर भरा अपने लोगों में, उसकी वजह से वहाँ की हुकूमत भी दबाव में है। कैसे निकल सकती है वहाँ की हुकूमत दबाव में और एक स्टेट्समैन की तरह, एक पुरअमन हुकूमत की तरह आगे बढ़े, लीड करे अमन को? जी अफसर, देखें, दोनों ममालिक जो हैं उनके पास एटमी हथियार हैं। तो एटमी हथियार जिन ममालिक के पास होते हैं उनके दरमियान जंग जो है वो आपको पता है कि वो एक कैटास्ट्रॉफिक स्केल पे जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ ये मुझे लगता है रियलाइजेशन नहीं है कि ये ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान जंग अफोर्ड कर सकता है। और ख़त्ते में जो अमन है उसमें मसला ये है कि जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, वो तभी मदाखलत करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये मामला जो है ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ये शायद न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो जाए। उसके अलावा उनके लिए जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए कोई ऐसा प्रेसिंग इंटरेस्ट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का। लिहाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हुकूमतें हैं ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हर चंद साल बाद जो है हम फिर दहाने पे पहुंच जाते हैं जंग के, और ख़तरा यही रहता है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग और बढ़ती है और एस्केलेशन होती है तो दोनों मुल्क जो हैं वो उसकी जो तबाही होगी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र किया, तो इंडिया डिनायल में क्यों है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, 9 बार वो जिक्र कर चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाई, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से बचाया। इंडिया डिनायल में क्यों है कि नहीं अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया, पहले तो वो नहीं ऐसे कह रहे थे, अब उनका नैरेटिव बदल गया, इसकी वजह क्या है? इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि जो कश्मीर का मसला है या जो हमारे पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफात हैं वो बायलैटरल इशू है। लिहाजा उनके लिए डिप्लोमेटिकली ये एक्सेप्ट करना कि ये अमेरिका ने आके दोनों को सीज फायर करवाया, वो उनके लिए डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वो ये बार बार कह रहे हैं कि जी अमेरिका का तो कोई रोल नहीं था, मगर सब जो एविडेंस है वो तो यही दिखाता है कि मार्को रूबियो और जेडी वैंस और जो सारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ही सीज फायर हुआ है। तो इंडिया डिनाई तो करता है, वो उनकी आई थिंक मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक और सियासी मजबूरी है। वो ठीक है, लेकिन उससे खत्ते को जो ख़तरात हैं, आपके ख्याल में स्ट्रांग लीडरशिप जो होती है, जो अपनी कौम के साथ सिंसियर होती है, वो इस तरह की सिर्फ शॉर्ट टर्म गेंस के लिए इतनी लॉन्ग टर्म लॉसेस को क्यों वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे सोचते हैं। मोदी और जो बीजेपी की हुकूमत है उनकी सारी सियासत जो है वो आपको मालूम है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को उजागर करते हैं, और अपनी जो इलेक्शन में उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो उससे पाकिस्तान के साथ जितनी टेंशन होती है उससे उनको फ़ायदा पहुंचता है। और मेरे ख्याल से ये जो सारा ठीक है, 7 मई को अटैक भी किया, वो उन्हें पता था कि इससे कुछ होगा नहीं सिवाय जो डोमेस्टिक प्रेशर है उन पे, कि जो कश्मीर में हमला हुआ, जो अटैक हुआ टेररिस्ट,
उसका बदला लेना चाहिए। तो उस सिंबॉलिक और डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया वो। अच्छा, ये आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया किसी वक्त भी ये दोबारा आगाज़ कर पॉज है जंग में, किसी वक्त दोबारा हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। जो पाकिस्तान अपने वफूद बाहर भेज रहा है कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वहाँ पाकिस्तान को ये मामला उठाना चाहिए कि इंडिया दोबारा हमला कर सकता है, और किस जी, तरह उठाना इंडिया की चाहिए? जो नई पॉलिसी है वो ये है कि वो बगैर एट्रीब्यूशन या बगैर एविडेंस प्रोवाइड किए पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल और सियासी प्रेशर भी है। मसला ये है कि चूंकि यहाँ इस खत्ते में पहले भी जंगें हो चुकी हैं और एटॉमिक वेपन्स भी मौजूद हैं, डर ये है बेसिकली कि अगर कोई और दहशतगर्द हमला होता है इंडिया में, तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, जो आजकल जैसे आपने बताया सोशल मीडिया पे भी जो एक जंग की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेइंग फॉर ब्लड, वो वहाँ की मीडिया ने और जो सियासी नैरेटिव है उसने इतना उसको आगे कर दिया है कि अब वो जो अवाम जो वहाँ खासकर जो मोदी बीजेपी की जो सपोर्ट बेस है, वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है उसका कोई आप ऐसा हल कर दें कि मतलब जैसे आपको याद है मीडिया में जो उन्होंने कराची को भी फतह कर लिया था और इस्लामाबाद में भी पहुंच गए थे। तो वो मीडिया की जो जिंगोइज्म है, जो झूठ, जो डिस इन्फॉर्मेशन है, उसने काफ़ी डैमेज किया है। और इस वजह से मेरा तो यही ख्याल है कि इंडिया शायद पाकिस्तान को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाना चाहता है कि अगर कोई भी हमला हुआ इंडिया में, पहले तो ये था ना कि वो कहते थे हम एविडेंस देंगे या कोई एट्रीब्यूशन होगी। जी उन्होंने जी। ये फैसला कर लिया कि रेट्रीब्यूशन होगी, एट्रीब्यूशन हो ना हो, एविडेंस हो ना हो। तो ये उनकी नई वो जो न्यू नॉर्मल जिसे ठीक। कह रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक और रिस्की अच्छा, पॉलिसी है। ये हाँ, खतरनाक और रिस्की पॉलिसी, और इसराइल ऐसा करता रहा है, लेकिन ये तो लग रहा है कि इसराइल से भी ज़्यादा आगे इंडिया इस खतरनाक रास्ते पे चल पड़ा है। क्या कौन सी चीज़ ड्राइव कर रही है इंडिया को? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो कोई ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को कहीं से नहीं मिली सिवाय इसराइल के। तो जी फिर इंडिया इसको सस्टेन कर सकेगा, इतनी खतरनाक पॉलिसी को और इतनी अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी को? जी, जो बीजेपी की सियासत है, मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो ये है कि जी मेरी 56 इंच की छाती है और मैं जो है वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट थी पाकिस्तान में, मुंबई हमले के बाद कुछ नहीं हुआ। मैं चूंकि बीजेपी की जो सियासत है वो लिंक्ड है बड़े क्लोजली मिलिट्री पावर के साथ, और वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है एक लीडिंग मिलिट्री पावर है। तो उनकी जो अंदरूनी सियासत है उसमें मोदी और बीजेपी ने ये एक वो कर दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान। लेकिन उनको शायद ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक और भयानक सा एक फ्यूचर होगा पाकिस्तान और इंडिया का, अगर यही दोबारा होता रहा, यही क्राइसिस दोबारा होते रहे। ठीक ठीक। आखिर में शाह साहब ये बता दीजिएगा कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, आपने वर्ल्ड बैंक के लिए भी आप काम कर चुके हैं। अगर इस इशू पे वर्ल्ड बैंक को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज है, क्योंकि जो मुआहदा है उसमें अबेयंस या सस्पेंशन, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लीगल उसकी बेसिस नहीं है। तो ये भी मुझे ठीक लगता है बेसिकली साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक एक वो है कि हम आपका पानी रोक सकते हैं, इससे आपको वो प्रेशर डाल रहे हैं। इन इफेक्ट तो चूंकि ये ठीक। एक इंटरनेशनल ब्रोकर्ड मुआहदा है, इसमें तो बगैर वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के यकतरफा तौर पे कोई इतने वो इक़दामात नहीं ले सकते जितना वो क्लेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आखिर शाह साहब थैंक यू हमसे, साहब। माहिर जनूबी एशिया अमूर के और एसोसिएट प्रोफेसर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन से हमारे साथ थे। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल आबी जारहियत, भारत खतरे से खेल रहा है, किस तरह इस रीजन को खतरा होगा, बताते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल आबी जारहियत, भारत खतरे से खेल रहा है, और आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने
कहा है कि भारत अपनी इस जारियत का खुद शिकार हो सकता है। किस तरह कि अगर भारत ने जिस तरह जो प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके, चीन भी अगर उसने भी दरियाए ब्रह्मपुत्रा को रोक लिया डैम बना के, जो कि उसके इलाके में से गुजर के फिर इंडिया में आता है, तो फिर इंडिया क्या करेगा? और यह दरिया भारत को तकरीबन 30% ताज़ा पानी फराहम करता है और भारत की 44% पन बिजली वो ब्रह्मपुत्रा के पानी से बनती है। और चाइना ने हाल ही में ब्रह्मपुत्रा पर अपने सबसे बड़े डैम बनाने का ऐलान किया है और भारतीय सियासतदानों और तजज़ियाकारों में चीन के इस इकदाम से बेचैनी में इजाफा हुआ होगा। बेचैनी में इजाफा जब आप खुद ये कर रहे हैं तो आपके साथ भी तो ये होगा। और जब ये बार बार आपके अपने एनालिस्ट ये बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब अलायंस नहीं है बल्कि फ्यूजन है और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, हर तरह का इकोनॉमिक, डिफेंस और दूसरे भी जितने मामला हैं, इसलिए अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश करेगा तो चीन इंडिया का पानी बंद करने की ज़रूर कार्रवाई करेगा। और इसके साथ साथ चीन मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े में सरहद के पार, इंडिया की सरहद के पार वाटर बम छोड़ने के काबिल हो जाएगा। और किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी भी भारत ने हाल ही में रोका। फिर उसके बाद दरिया झेलम में अचानक पानी छोड़ा, फिर कम कर दिया। कई दरिया चिनाब में भी इंडिया ने यही किया। तो कई बार जंगी हथियार के तौर पर भारत पानी को इस्तेमाल कर चुका है। 5 मई की रात दरिया चिनाब में पानी की आमद सिर्फ 3100 क्यूसेक थी, 6 मई को बढ़कर 26,400 क्यूसेक हो गई। तो आलमी मीडिया के मुताबिक अगर भारत ने ये जारी रखी तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो भारत पर हमला करेगा। और क्योंकि ये आबी जारियत पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और इसका कशीदगी में इस इजाफे को रोकने का वाहिद हल आलमी सालसी है। उस पर दोनों ममालिक को डिपेंड करना चाहिए, ख़ास तौर पर इंडिया को।